नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि कच्चा तीव जो पाक जल संधि में स्थित है, तमिलनाडु के पास ही यह पड़ता है। और वर्तमान समय में यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं 2024 का चुनाव का समय आ गया है और इसको प्रधानमंत्री जी ने इसको अभी हाल ही में उठाया। उससे पहले यह कई बार चर्चा में रहा है। आइए हम लोग उसको डिटेल में देख लेते हैं। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसकी जाग्राफिकल स्थिति क्या है और यहाँ पर कब किसका अधिकार था और क्यों यह श्रीलंका को सौंप दिया गया, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कच्चा तीव, और कहीं कहीं आप लोगों को देखने को यह मिलता है कच्चा, यह इस पर छोटी ई की मात्रा भी लगती है और यह TH अगर अंग्रेजी में जाएंगे तो तमिल भाषा होता है, यह कच्चा TH से प्रोनाउंसिएशन होता है और हिंदी में इसे त के रूप में भी देखा जाता है। यही आपका द्वीप है, एक छोटा सा आइलैंड है और यह जो है आपका पाक जल डमरू में स्थित है। और पाक जल डमरू के बारे में बात किया जाए तो पाक जल डमरू इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि 1755 से लेके 1763 तक यहाँ मद्रास प्रेसिडेंटी के जो गवर्नर थे वह रॉबर्ट पाक थे और इन्हीं के नाम पर यह पाक जल डमरू आपका पड़ा है। और आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यह विवाद मुख्यतः दो देशों के बीच में है। अगर नॉर्मली समझा जाए तो यह विवाद कुछ नहीं है, लेकिन एक भावनात्मक रूप से जगाने के लिए और उसको तमिलनाडु के लोग इससे इमोशनली जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से, तो उसको हवा देने के लिए इसको वर्तमान समय में यह डिस्प्यूट के रूप में उभरा है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। एक लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा है और यह विवाद जो है 14वीं शताब्दी में यह ज्वालामुखी विस्फोट के अंतर्गत इसका उद्गार हुआ था, उद्भव हुआ था। और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए, जो रामनाथ रियासत थी तमिलनाडु के अंतर्गत, उसका इस पर अधिकार था। तो हम लोग आगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसके स्वामित्व को लेकर समय समय पर हमेशा यह चर्चा में रहा है। कभी तमिलनाडु की जो सरकार थी वह इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गई, तो कभी कभी केंद्र सरकार द्वारा इसको हवा दिया जाता है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। विवाद का इतिहास अगर बात किया जाए, वहाँ के जो राजा थे रामनाथ, यह आपका जो रियासत था वह रियासत तमिलनाडु के रियासत था और यहीं के जो राजा या रामनाथ थे, इन्होंने इस जो द्वीप था इसको इन्होंने पट्टे पर दिया। ऐसा वहाँ की जो जानकारी मिलती है, जो दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि इस जो आइलैंड है, द्वीप है, उसको उन्होंने पट्टे पर दिया था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1921 में पहली बार श्रीलंका ने इस द्वीप पर अपना दावा जताया था। और आप लोगों को जैसा मालूम है कि श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था वह आपका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था, 1948 को आज़ाद हुआ था। और इसके बाद वह लगातार इस द्वीप को लेकर वह हमेशा विवादित बना रहा और विवादित बना रहा। वहीं इसके बारे में बात किया जाए तो इस पर सबसे पहले जो अंग्रेज ब्रिटिश तमिलनाडु सरकार का अधिकार था, तमिलनाडु रियासत का। उसके बाद वहाँ पर अंग्रेज़ों की कॉलोनी के रूप में हुआ तो अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यह जो क्षेत्र था इसे ब्रिटिश सेना वहाँ पर जो युद्ध लड़ रही थी तो उस रूप में भी इसे यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था इसका, इस आइलैंड का। और 1974 में, चूँकि उससे पहले ऐसे अभी कई न्यूज़पेपरों में यह आ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको विशेष तवज्जो नहीं दिया उस आइलैंड को, कच्चा तीव को। तो उसके बाद 1974 में जब विवाद बढ़ने लगा तो भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ था। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी,
उनके और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे उनके मध्य यह समझौता होता है और उसी समझौता के अंतर्गत इसको श्रीलंका को सौंप दिया जाता है। और 1976 में इस समुद्री सीमा समझौते के अंतर्गत इसको कच्चा तीऊ जो आपका आइलैंड है उसको श्रीलंका को सौंप दिया जाता है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। विवाद का इतिहास अगर बात किया जाए तो इससे पहले सबसे पहले इसको सुप्रीम कोर्ट में वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी जे जयललिता, स्वर्गीय इस समय नहीं है वह, तो उन्होंने इसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया, क्योंकि वहाँ की जनता कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है उस चीज़ से। तो उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया और भारत ने द्वीप के उपयोग पर पुनर्विचार करने की इच्छा व्यक्त की। और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीप को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया, क्योंकि कांग्रेस के ही समय यह समझौता हुआ था और उन्हीं के समय यह जो द्वीप था वह श्रीलंका को सौंपा गया था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। कच्चा तीऊ अगर बात किया जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच यह 285 एकड़ में फैला हुआ है और जो तमिलनाडु तट है वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह पाक जल डमरू क्षेत्र में स्थित है। और पाक जल डमरू आप लोग जैसा जानते हैं यह आपका मूंगे और रेतीली ज़मीन है, इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी सीपें नहीं गुजर पाती हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि श्रीलंका जो एरिया है वो पूरा घुमा के जो भी बड़ी सीपें होती हैं वह लाई जाती हैं। और जो भारत के रामेश्वरम से 14 समुद्री मील, उसी को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका 20 किलोमीटर है, इतनी दूरी पर यह आपका स्थित है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। 1974 में आपका यह जो वहाँ के भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री थे श्रीमा आर.डी. भंडार नायके, इनके बीच एक समझौता होता है और इसी समझौते के अंतर्गत आपका कच्चा तीऊ जो है श्रीलंका के क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा इशू बन गया था। और बहुत बड़ा इशू बनने के बाद जब भी भारत या कोई भी देश है, मान लीजिए भारत का पड़ोसी, तो वहाँ पर इशू बनने के परिणाम स्वरूप यह होता है कि तीसरी जो शक्तियाँ हैं वहाँ पर इंटरफेयर करने लगती हैं। इसी सबको कंट्रोल करने के लिए यह ऐसे समझौते किए जाते हैं। इस क्षेत्र का स्वामित्व जो है वो परिवर्तित कर दिया गया, परिवर्तन करके श्रीलंका को सौंप दिया गया। और इस समझौते के तहत आपके भारतीय मछुआरों को द्वीप के आसपास मछली पकड़ने, वहाँ अपने जाल सुखाने की अनुमति के साथ साथ भारतीय तीर्थयात्रियों को द्वीप पर स्थित कैथोलिक तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन वर्तमान समय में उसके इर्द गिर्द जब भी मछुआरे जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है और यह बहुत ही वहाँ पर राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। और बात किया जाए इस द्वीप पर, तो इस द्वीप पर अगर मेनली देखा जाए तो कोई जीवन यहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः जो है आपका एक आपका मंदिर है और एक कैथोलिक जो चर्च है यह आपका है। और यह एक तरह से स्ट्रेटेजिक रूप में देखा जाए तो कुछ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। सीमा विवाद का कारण, यह कच्चा तीऊ जो द्वीप है यह भारत श्रीलंका के मध्य में समुद्री सीमा विवाद का मुख्य केंद्र बना हुआ है। और समुद्री संसाधन के रूप में यह जो एरिया है यह एरिया आपका गैस और तेल भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ तेल और गैस के काफ़ी मात्रा में भंडार हैं। और यदि मछुआरों के अधिकार की बात की जाए तो द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर दोनों देशों में अक्सर टकराव होता है। और आप लोग अगर न्यूज़ में बने रहते होंगे तो यह सुनते होंगे कि तमिलनाडु में के मछुआरे श्रीलंका के द्वारा नाव का पकड़ लिया गया मछुआरों को, तो वहाँ से फिर विदेश मंत्रालय भारत सरकार को लेटर लिखा जाता है, फिर भारत सरकार इंटरफेयर करती है, तो कहीं ना कहीं वह चीज़ें फिर वापस होती हैं। लेकिन बहुत
सारी यहाँ पर दिक्कतें हैं, क्योंकि मछलियाँ जो हैं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, तो मछुआरे जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। विवाह धार्मिक महत्व जो यहाँ पर है वो स्थित है, सेंट एंथनी चर्च है, इसी कारण दोनों देशों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। और यहीं पर एक मंदिर भी है, और दो चीज़ें स्थित है। और राजनीतिक मुद्दा देखा जाए तो कच्चा तीऊ जो द्वीप है वो भारत के एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, विशेष रूप से तमिलनाडु में। और यह तमिलनाडु में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा इमोशनल रूप में यह देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ के बीजेपी के जो हेड हैं उन्होंने ही इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। और उससे पहले जे जयललिता जो डीएमके के प्रमुख थी, वर्तमान समय में नहीं है वह, तो उनके द्वारा यह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी इस समझौते को लेकर। आइए हम लोग आगे चलते हैं। भारत श्रीलंका के इसका अगर प्रभाव की बात की जाए तो ऐसे चूँकि राजनीतिक इसका महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका जो परिणाम होता है वह दोनों देशों के संबंधों पर दूरगामी परिणाम होता है। क्योंकि आप जानते हैं भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वह कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में वह ज़्यादा अब जा रहे हैं, चाइना की तरफ झुकाव हो रहा है। और अगर ऐसी स्थिति रही तो धीरे धीरे जो भारत के संबंध होंगे, भारत के हित उन देशों के साथ ज़्यादा प्रभावित होगा, और तमिलनाडु के मछुआरों को भी प्रभावित करता है, और भारत की समुद्री हितों को भी यह प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए कोई समझौता जो भारत और श्रीलंका के बीच में है समुद्री रिसर्च के क्षेत्र में, तो उस पर भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, दूरगामी इसका बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर बात किया जाए वहीं इसके एक और पक्ष की, तो ऐसा बात नहीं है कि वर्तमान सरकार जो है उनका कोई समझौता ऐसा नहीं है कि जिसमें उन्होंने भारत की भूभाग को आपका किसी अन्य देशों को नहीं दिया है। अगर आप लोग 2015 में याद कर रहे होंगे, संविधान संशोधन हुआ था उस समय, जिसे क्या नाम दिया गया था, जो आपका 100वां संविधान संशोधन अगर आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपका भारत के जो 111 इनक्लेव थे, यानी अंदरूनी जो गांव थे, वह आपके बांग्लादेश को दे दिए गए थे, और बांग्लादेश के 55 जो गांव थे वह आपके भारत को प्राप्त हुआ था। और इसमें करीब आपके 51,000 जो लोग थे उनका पुनर्वास किया गया था। तो इस तरह अगर देखा जाए तो सरकारें कोई भी रहती हैं वह देश की हितों के फेवर में काम करती हैं, ताकि कोई भी देश है जो मुद्दे या तो कोई वैसे डिस्प्यूट हैं वह उसके दूरगामी संबंधों पर निगेटिव इम्पैक्ट न डालते हों। आइए हम लोग अपने नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। और आप लोग साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए, ऐसा लोगो दिखाई देगा। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की वे सारी परीक्षाएं जो कि आयोग द्वारा कराई जाती हैं, उसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बेहद ही कम कीमत पर परीक्षा कराते हैं। और उस टेस्ट सीरीज को आप लोग जुड़िए और लाभान्वित होइए। धन्यवाद।